हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर सीएस मेहंदी तोशनेवाल। एंड आज था आपका पेपर कंपनी लॉ का। टुडे वी आर गोइंग टू डू द एग्जाम एनालिसिस ऑफ द पेपर कंपनी लॉ। आज हम देखने वाले हैं कौन से क्वेश्चन का क्या रिलेवेंट प्रोविजन था, क्या आंसर आपको लिखना चाहिए था। सो यस, द पेपर वॉज अ बिट लेंदी। आई वोंट से कि पेपर डिफिकल्ट आया था, बट पेपर लेंदी था। आपको पूरा टाइम मैनेजमेंट करके जाना चाहिए था, तभी आप पेपर को कंप्लीट कर सकते थे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन द रिवर्स ऑर्डर और हम सभी के रिलेवेंट प्रोविजंस यहाँ डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन से अगर मैं स्टार्ट करूं तो यहाँ पर बोल रखा है यू हैव टू डिस्क्राइब द डिस्क्वालिफिकेशन। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, जहां पर आपको सेक्शन 196 और शेड्यूल 1 के बारे में बताना था। कब आप एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर नहीं बन सकते हो, इंसॉल्वेंट हो, अनडिस्चार्ज, कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट किया है क्रेडिटर के साथ, या फिर इम्प्रिजनमेंट है मोर देन 6 मंथ्स की, आपकी एज शुड बी 21 ईयर्स कम से कम और 70 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सारी सेक्शन 196 के डिस्क्वालिफिकेशन बतानी थी और साथ में शेड्यूल 1 की। वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, 5 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। ये भी काफी डायरेक्ट क्वेश्चन था। ये पूछता है सीएसआर से रिलेटेड, सीएसआर के रूल से रिलेटेड सेक्शन नंबर 135 पूरा एक्सप्लेन करना था, जहां पर आपको बताना है सीएसआर एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आप कितना कर सकते हो, सरप्लस जो पैसा आया है सीएसआर एक्टिविटीज से उसका क्या करना है आपको, एक्सेस सीएसआर स्पेंडिंग है तो क्या कर दो, उसे सेट ऑफ कर देना है। क्या आप कैपिटल एसेट एक्वायर कर सकते हो, बिल्कुल हम कैपिटल एसेट को एक्वायर कर सकते हैं। जस्ट अ डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो इजीली आप यहाँ पे 5 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। व्हाट आई हैव सीन इज, ये जो पेपर था इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन प्लस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। हम ये नहीं कह सकते कि पूरा केस लॉ था, बट ये केस लॉ बहुत लेंदी थे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी एलओडीआर से रिलेटेड, जहां पर वो बात करता है रिगार्डिंग विजिल मैकेनिज्म और विसल ब्लोअर पॉलिसी। कब बनानी है, कौन सी कंपनीज को बनानी है। सो सिंपली यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी की बात करी गई है। क्या सेफगार्ड से, सो हम डायरेक्टली ऑडिट कमेटी के चेयरमैन तक पहुंच सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा विजिल मैकेनिज्म देखने के लिए। सो अगर ऑडिट कमिटी है तो ऑडिट कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल, अदरवाइज हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। और लास्टली आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बतानी थी। सो बेसिकली 4 सब क्वेश्चंस हैं एंड हम यहाँ पर 5 मार्क्स देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो पार्ट बी का लास्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी आया था। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है ईजीएम के केस में मेंबर्स ईजीएम करना चाहते हैं, मेंबर ने बोर्ड को बोला पर बोर्ड ईजीएम नहीं कर पाया, तो क्या वो खुद से कर सकते हैं, बिल्कुल हमने देखा है ईजीएम कर सकते हैं, रिक्विजिनिस्ट खुद से कर सकते हैं यहाँ पर। एंड दे हैव टू डिस्कस रिगार्डिंग बायबैक, बायबैक का डिस्कस कर सकते हैं ईजीएम में, अगर आप एक लिमिट से ज्यादा जा रहे हो। सेक्शन 68 में हमने लिमिट देखी, अगर मोर 10% आप करना चाहते हो तो शेयर होल्डर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है और आप यहाँ पर ईजीएम कर सकते हो। अच्छा, कोरम प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो हमारी मीटिंग क्या हो जाएगी, हमारी ईजीएम यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। राइट, बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो ऑल्टरनेट क्वेश्चन नंबर 6 का, इट वाज टोटली अ ड्राफ्टिंग बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर आपको ड्राफ्ट करना था। एंड अगेन ये जो ड्राफ्टिंग होता है वो हमारा प्योर ऑप्शनल था। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं रिवर्स ऑर्डर में ही। तो पहले हमें इसके लिए केस लॉ देखना पड़ेगा। केस लॉ काफी ज्यादा बड़ा था, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बड़े रहते हैं, सो दैट बच्चा कंफ्यूज हो जाए, लेकिन हम नहीं हुए होंगे, आई एम अज्यूमिंग। सो इस केस में बेसिकली क्या था, कंपनी की बात करी गई थी, कंपनी से रिलेटेड डिटेल्स दी थी, एडिशनल डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट आपको बताना था, क्या उनका अपॉइंटमेंट वैलिड होगा या फिर वैलिड नहीं होगा। 2 डायरेक्टर्स थे यहाँ पर, जो पर्सन था उसको पहले भी यहाँ पर अपॉइंट करना चाह रहे थे रेगुलर डायरेक्टर, पर वो अपॉइंट नहीं हो पाया था, और जोगेश पहली बार अपॉइंट हुआ है। नाउ यू हैव टू टेल क्या इसका अपॉइंटमेंट एज ए एडिशनल डायरेक्टर वैलिड है क्या। दूसरा हमको बताना है कि जो सिक्योरिटी दी है लोन के लिए आपकी कंपनी ने, जहां पर डायरेक्टर्स ने 10% और 15% होल्ड कर रखा है, क्या वो वैलिड माना जाएगा क्या, आपको ये बताना है। बोर्ड मीटिंग के बारे में आपको बताना है, कोरम आई थी या फिर कोरम नहीं आई थी। एंड इलेक्ट्रॉनिक मीन से क्या डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, डायरेक्टर अटेंड कर सकता है बोर्ड मीटिंग बिफोर गिविंग एन प्रायर इंटीमेशन। एंड लास्टली एमडी के रिलेटिव को अपॉइंट कर सकते हो क्या एज अ कंसल्टेंट।
So talking about the first question, appointment of Joe and Jagdish as an additional director, section number 161 सबसेक्शन 1 पूरा एक्सप्लेन करना है एडिशनल डायरेक्टर को कब अपॉइंट कर सकते हो, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑथोराइज कर रखा है, टेन्योर क्या होगा आपके अपॉइंटमेंट का, अप टू द डेट ऑफ एजीएम या फिर लास्ट डेट ऑफ एजीएम, वो उनका टेन्योर होता है, राइट, तो वो हमें एक्सप्लेन करना था इधर। इफ आई टॉक अबाउट सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे सेक्रेटरियल ऑडिटर बोलता है दिशा ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो भी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है उसके लिए उन्होंने सिक्योरिटी दी है 25 लैक्स की, ठीक है, तो क्या ये वैलिड है क्या? इस कंपनी में डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड थे और डायरेक्टर्स ने 10% एंड 15% होल्ड कर रखा था, क्या ये वैलिड है? तो सबसे पहली बात है डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड है, यहाँ पर डायरेक्टर्स को देना चाहिए डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, तो इस चीज के बारे में आपको बताना यहाँ पर रहेगा। तो कोरम की बात करें, सो वी ऑल नो बोर्ड मीटिंग का जो कोरम है वो आपको यहाँ स्पेसिफाई करना था 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स या फिर 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर, ठीक है, ये आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना था। डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी मीटिंग अटेंड कर सकता है, उसने बिगिनिंग ऑफ कैलेंडर ईयर में इंटीमेशन नहीं दिया तो भी वैलिड होगा बिकॉज उसने प्रायर बता दिया था, कंपनी सेक्रेटरी उसे मना नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पर, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड बताना है, एमडी का जो रिलेटिव है वो अपॉइंट नहीं हो सकता है यहाँ पर, तो उस बारे में आपको यहाँ पर बात करनी रहेगी। आई होप यहाँ तक आप लोग इसी से रिलेटेड प्रोविजंस लिखा है। सी इट इज ओके अगर हमारा कंक्लूजन थोड़ा गलत हो जाए, लेकिन व्हाट मैटर्स इज आपका प्रोविजन काफी ज्यादा यहाँ पर मैटर करता है। सो ये पार्ट 2 खत्म हुआ, पार्ट 1 देख लेते हैं हम लोग जरा। हमारा पार्ट 1 देखते, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट है वो यहाँ पर बोलता है रॉकी इमेजेस लिमिटेड में वरुण है सीएफओ और प्रतीक है मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी में कोई होल टाइम डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस नहीं है। वरुण जो सीएफओ है उसको लगता है कि कोई एलिगेशन लगाया शेयर होल्डर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई नहीं कर रहे, तो एमडी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जो एमडी है उसको लग रहा है सीएफओ रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। सो इन योर केस आपको बताना है कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। सो यहाँ पर क्या बताना है, सेक्शन नंबर 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ, ठीक है, ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते, अभी होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, इन दैट केस बोथ द पर्संस आर रिस्पॉन्सिबल, दोनों के दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे क्योंकि दोनों के दोनों ही ऑफिसर इन डिफॉल्ट में आते हैं। सो आर्ग्यूमेंट से मतलब नहीं, बोथ विल बी लायबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो कंपनी है रेशम सीमेंट्स लिमिटेड दैट इज अनलिस्टेड और उसका टर्नओवर है आपका 200 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 17-18 में, इसने एक बार अपनी बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पी&एल XBRL मोड में फाइल कर दिया एंड ग्रेजुअली उसका टर्नओवर डिक्लाइन होने लग गया था। अभी कंपनी का सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ टर्नओवर आया है, ठीक है, अकाउंटेंट बोल रहा है कि अब XBRL मोड में फाइलिंग नहीं करनी क्योंकि हमारे लिमिट रीच ही नहीं हुए, 5 साल निकल गए, यू हैव टू टेल XBRL मोड में फाइलिंग है या नहीं है। सो एज पर XBRL वंस आपने एक बार फाइलिंग कर दी इस XBRL की, तो अगली बार भी अभी आपको XBRL की ही फाइलिंग यहाँ पर करनी रहेगी। सो यू हैव टू एक्सप्लेन कि हमें अभी XBRL में ही फाइलिंग करनी है बैलेंस शीट की एंड P&L की। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, मेंबर क्या है वो बताना है आपको, हु इज मेंबर, सेक्शन 2 क्लॉज 55 के अकॉर्डिंग आपको मेंबर की डेफिनेशन यहाँ पर बतानी। क्या एक सब्सिडियरी कंपनी मेंबर और शेयर होल्डर बन सकती होल्डिंग कंपनी की? सो जनरली सब्सिडियरी कंपनी मेंबर और शेयर होल्डर नहीं बन सकती होल्डिंग कंपनी का, नॉट अलाउड, बट 3 एक्सेप्शंस थे, आपको 3 एक्सेप्शंस लिख कर आने थे। क्या एक्सेप्शंस थे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव की तरह, ट्रस्टी की तरह, या सब्सिडियरी बनने से पहले आप होल्ड कर रहे हो तो फिर चलेगा। क्या एक फॉरेनर मेंबर बन सकता है कंपनी का? यस बिल्कुल बन सकता है, लेकिन बस वॉर नहीं होना चाहिए दोनों कंट्रीज में। सो बेसिकली पॉइंट्स को क्लैरिफाई करने थे, वेरी इजी, ये वाला पॉइंट इजी था। सो अगर आप देखो तो बेटा बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कंपनीज एक्ट कुछ प्रोटेक्शन देता है एम्प्लॉयज को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंपनीज अफेयर्स और रेमेडी होता है अपील की, ये आपको बताना है। सो कहने से आई का क्वेश्चन था, ये बिल्कुल सही है। इस केस में एम्प्लॉयज को क्या प्रोटेक्शन मिलती है? जब भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है आपको हम लोग डिस्चार्ज नहीं करने वाले, आपको सस्पेंड नहीं करने वाले, ये प्रोटेक्शन मिलती है,
ठीक है, आपको यहाँ पर अपील फाइल कर सकते हो, बिल्कुल अपील फाइल कर सकते हो। कब आपको यहाँ पर निकाला जाएगा? जब एनसीएलटी ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है 30 डेज के अंदर अंदर, तब हम मान लेंगे एनसीएलटी को कोई दिक्कत नहीं, हम एम्प्लॉय को निकाल सकते हैं। अदरवाइज एनसीएलटी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 30 डेज। सो बेसिकली आपको ये चीज बतानी थी, 30 डेज का टाइम पीरियड का यहाँ पर ध्यान रखना था, राइट। और 30 डेज में कोई जवाब नहीं दिया तो इट इज डीम्ड अप्रूवल, उस पर्सन को निकाल दिया जा सकता है। अच्छा, पहले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। जस्ट क्वेश्चन नंबर 4A हमने डिस्कस कर लिया है। 4 की बात करें जाए तो यहाँ पर एक लिस्टेड कंपनी है, उसने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन लिया है टेबल F ऑफ शेड्यूल 1 अंडर कंपनीज एक्ट, मतलब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होगी। मेन बोलता है इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया था 10% का, और डिविडेंड का अमाउंट ट्रांसफर भी हो गया था सेपरेट बैंक अकाउंट में विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हुई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वो इंटरिम डिविडेंड को रिवोक कर लिया, सेपरेट बैंक अकाउंट को बंद भी कर दिया और कंपनी के बैंक अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर कर दिया। 5 अगस्त को फिर से बोर्ड मीटिंग हुई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुए और बोर्ड ने फाइनल डिविडेंड प्रपोज किया 10% का। एजीएम हुई 10 सितंबर को, शेयर होल्डर ने फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया 20% का। अब यू हैव टू कंसिडर, क्या ये जो रिवोकेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड था वो सही था या नहीं सही था? क्या कंपनी डिविडेंड रिवोक कर सकती है? फर्स्टली आपको बताना है यहाँ पर that once the dividend is declared it cannot be revoked including interim dividend, उसे रिवोक आप नहीं कर सकते हो। एडिशनली आपको बताना है कि कंपनी को कितने दिनों में सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करना है। सो इट इज विद इन 5 डेज, जब से आपने डिक्लेयर किया विद इन 5 डेज सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, शेयर होल्डर का जो डिसीजन था टू डिक्लेयर अ फाइनल डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20% इंस्टेड ऑफ 10%, क्या वो वैलिड था क्या? बोर्ड ने प्रपोज किया 10%, पर शेयर होल्डर्स बोलते नहीं नहीं 20% तो चाहिए हमें क्योंकि आपने पहले रिवोक किया था। वॉज इट वैलिड? नहीं, इट इज नॉट वैलिड। शेयर होल्डर्स कैन नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, तो आपको बताना है कि वैलिड नहीं है। वो या तो अप्रूव कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें बोलता है कंपनी है अल्फा लिमिटेड, इट इज अ पेरेंट कंपनी, वो 100% इक्विटी शेयर्स होल्ड करती है बीटा लिमिटेड की, इसकी होली ओन सब्सिडरी की। कंपनी ने स्कीम ऑफ मर्जर और अमलगमेशन प्रपोज की सेक्शन 232 में, जहां पर बीटा और अल्फा दोनों मर्ज हो जाएगी, होल्डिंग कंपनी अपनी होली ऑन सब्सिडरी के साथ मर्ज हो जाएगी। एप्लीकेशन सबमिट कर दी एनसीएलटी के सामने, अप्रूवल ले लिया स्कीम का विदाउट कन्वीनिंग मीटिंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। बिना मीटिंग कन्वीन किए आपने क्या किया है, इन सभी का अप्रूवल यहाँ पर ले लिया है। अभी बताना है क्या एनसीएलटी मीटिंग की रिक्वायरमेंट को डिस्पोज ऑफ कर सकता है और क्या क्या की फैक्टर्स है। सो याद करो जरा सेक्शन, उसमें आप क्रेडिटर्स की अगर कंसेंट ले लोगे, ठीक है, क्रेडिटर्स की कंसेंट के बारे में बताना है। अगर 90% ऑफ द क्रेडिटर्स इन वैल्यू ने कंसेंट दे दिए तो उनकी मीटिंग डिस्पोज हो सकती है, पर शेयर होल्डर्स की मीटिंग के नॉट डिस्पोज, वो मीटिंग डिस्पोज यहाँ पर नहीं हो सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना था और ये आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा डिबेंचर से रिलेटेड, जहां पर यहाँ पर बात करी गई है ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी, नाम में ही इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से यहाँ पर फंड्स रेज करने के लिए उन्होंने 1 लाख नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू किए हैं, ठीक है। डिबेंचर्स 17 ईयर्स के बाद रिडीमेबल है, प्रोस्पेक्टस इशू हो चुका है, डिबेंचर ट्रस्टी भी यहाँ पर अपॉइंट हो चुका है, राइट। और डिबेंचर ट्रस्टी ने नोट किया कंपनी ने डिफॉल्ट किया था ऑन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, स्पेसिफिकली 31 मार्च 23 एंड 31 मार्च 24 को। अभी इस केस से रिलेटेड आपको आंसर करना था। सबसे पहले, क्या ये जो रिडम्पशन पीरियड है डिबेंचर्स का 17 ईयर्स बाद, वो वैलिड है क्या? जनरली डिबेंचर्स का रिडम्पशन हो जाता है 10 साल बाद, बट इफ योर कंपनी इज एंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 ईयर्स की टाइम लिमिट थी, एकदम वैलिड है, 17 ईयर्स के बाद रिडीम हो सकता है। मैंडेटरी कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट क्या है डिबेंचर ट्रस्टी की, तो 6 मंथ्स में आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट करनी है ट्रस्ट डीड, आपको यहाँ पर टाइमलाइन बतानी थी। नेक्स्ट इज सर्कमस्टेंसेस बताओ जब डिबेंचर ट्रस्टी को नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करना था, ये मैंने इंपॉर्टेंट भी बताया था। ड्यूटीज थी हमारे डिबेंचर ट्रस्टी की, अगर कंपनी ने 2 कॉन्जिक्यूटिव डिफॉल्ट किया है, इन दैट केस डिबेंचर ट्रस्टी हैज अ ड्यूटी कि वो नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है, और आपको साथ में 2 और सर्कमस्टेंसेस यहाँ पर बतानी थी, राइट। सो इट वॉज ऑल अबाउट हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर किसके बारे में बात करी थी? प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में। ये कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहती है 250 पर्सन के ग्रुप को, जिसमें से 60 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है। शेयर एप्लीकेशन मनी कंपनी को मिल चुका है, लेकिन कंपनी 30 सितंबर तक शेयर्स अलॉट नहीं कर पाई है यहाँ पर। ठीक है, मतलब 60 डेज में शेयर्स अलॉट नहीं कर पाई है। कंपनी ने इस पैसे को यूटिलाइज कर दिया इंटरेस्ट देने के लिए ऑन अ कैश क्रेडिट लिमिट। अभी सीएस ने ऑब्जेक्शन रेज किया है कि आप शेयर एप्लीकेशन का मनी का पैसा ऐसे यूज नहीं कर सकते थे और अब उसे रिफंड कर दो। ठीक है, सीएफओ बोलता है और इंटरेस्ट के साथ रिफंड करना है, ऐसे रिफंड नहीं करना। द इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, जो कहाँ से इफेक्टिव होगा? 1 अक्टूबर से इफेक्टिव होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 60 डेज में अगर आप अलॉट नहीं कर पाते हो, इन दैट केस इंटरेस्ट के साथ आपको रिफंड करना है। सीएफओ बोलता है नहीं नहीं, इंटरेस्ट तो पेबल 15 अक्टूबर से होगा। आपको सबसे पहले बताना है वैलिडिटी 250 पर्सन को, क्या प्राइवेट प्लेसमेंट यहाँ पर कर सकते हो? इज इट राइट और नॉट? तो याद करना, इफ आई टॉक अबाउट प्राइवेट प्लेसमेंट तो उसमें लिमिट क्या थी? यहाँ पर कहीं पर भी हमें प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं दे रखा है, बट दिमाग लगाना है इस चीज का। ठीक है, लिमिट क्या थी बच्चा प्राइवेट प्लेसमेंट की? 200 पीपल को कर सकते हैं, इन विच एक्सक्लूडिंग क्यूआईबी को एक्सक्लूड भी कर दोगे आप। सो हमारे पास 250 पर्सन हैं। ठीक है, 250 में से 60 को एक्सक्लूड कर दिया, आपके पास 190 रहेंगी। सो यस, इट इज वेरी वेल वैलिड, ये वैलिड है, हो सकता है प्राइवेट प्लेसमेंट। आफ्टर दैट आपको बताना है क्या सही है, पेनल्टी कब से लगने वाली है। सो ऑब्वियसली सीएस ने जो भी ऑब्जेक्शन रेज किया है, इट इज वेरी वेल वैलिड। आप उस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर सकते हो जब तक कि आपने अलॉटमेंट ना कर दिया हो, बट यहाँ पर तो आपने यूटिलाइज कर दिया। यू कैन नॉट यूटिलाइज अंटिल एंड अनलेस आप अलॉटमेंट ना कर दो या फिर रिफंड ना कर दो। वही आपको बताना है। सेकेंडली पेनल्टी के बारे में, राइट? अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर बात करी गई थी, एक कंपनी है एस लिमिटेड जिसके पास इक्विटी शेयर है वोटिंग राइट्स वाले, एक्स वाई और जेड इसमें होल्ड करते हैं। सो कहने से एस में हमारा एक्स वाई जेड क्या हो गए? शेयर होल्डर्स हो गए एक्स वाई जेड लिमिटेड। ये 20%, 20% और 20% यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं, बाकी कोई और होल्ड कर रहे हैं। एक्स वाई जेड को कौन कंट्रोल कर रहा है? एक्स वाई जेड को यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं हमारे आर लिमिटेड, कंट्रोल कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। जैसे ही आप ये टर्म पढ़ोगे आपको याद आ जाना चाहिए, ऐसी कंपनी जो कंट्रोल करती है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इट इज अ होल्डिंग कंपनी। सो आर लिमिटेड ऑब्वियसली क्या बन गई है यहाँ पर? होल्डिंग कंपनी बन गई है एक्स वाई जेड लिमिटेड की। अभी आपको प्रोविजन के अकॉर्डिंग बताना है, क्या ये आर लिमिटेड होल्डिंग कंपनी रहेगी या फिर नहीं रहेगी एस लिमिटेड की? तो ये ऐसी इनडायरेक्टली कंट्रोल करेगी एस लिमिटेड को भी। आपको एक्सप्लेन करना था अबाउट होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, ये आपका प्रोविजन था। नेक्स्ट यहाँ पर डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में देख रहे हैं। डिबेंचर ट्रस्टी को लगता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो फंड्स को सिफन ऑफ कर रहा है, कहीं और यूज कर रहा है, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे डिबेंचर होल्डर्स के लिए। तो क्या डिबेंचर ट्रस्टी एप्लीकेशन भेज सकता है क्या ट्रिब्यूनल को, सो दैट इन्वेस्टिगेशन हो कंपनी के अफेयर्स में? क्या डिबेंचर ट्रस्टी कॉम्पिटेंट है टू मेक एन एप्लीकेशन? अगर यहाँ पर कॉम्पिटेंट है तो इंस्पेक्टर को कौन अपॉइंट करने वाला है? इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर था, इसमें हम लोगों ने देखा आप एप्लीकेशन भेजोगे एनसीएलटी को, सो इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन, मेंबर्स भी भेज सकते हैं और कोई और पर्सन भी भेज सकता है। कोई और पर्सन में डिबेंचर ट्रस्टी भेज सकता है। आपको 3 ग्राउंड एक्सप्लेन करने थे अगर फ्रॉड्यूलेंट मैनर में हो रहा है कोई भी काम, यहाँ पर मैनेजर्स, डायरेक्टर्स इन्वॉल्व्ड हैं, तो इन सभी केसेस में एप्लीकेशन भेज सकते हो। तो हमारा डिबेंचर ट्रस्टी इज द राइट पर्सन। लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है इंस्पेक्टर को अपॉइंट करने के लिए? इट इज ऑलवेज द सीजी, वो इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट करने वाले। ठीक है, आई होप आप लोग सेक्शन नंबर भी यहाँ पर लिखकर आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा बहुत इजी सा, इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड। ठीक है, सेक्शन नंबर 138 इंटरनल ऑडिट। यहाँ पर इस बच्चे ने लिमिट्स भी लिख दी है। सो अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूँ तो इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है, बट द लिमिट इज आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड डिपॉजिट 100 करोड़ और मोर, टर्नओवर 200 करोड़ और मोर। यहाँ पर दोनों ही लिमिट को आप टच नहीं कर रहे हो। ठीक है, दोनों ही लिमिट टच नहीं कर रहे हो तो हमें इंटरनल ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है। आपको यहाँ पर प्राइवेट पे फोकस जाना चाहिए। अगर किसी बच्चे ने प्राइवेट नहीं देखा तो आप सारे पॉइंट्स यहाँ पर देखोगे। सो इट इज नॉट मैंडेटरी टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोलता है कि कंपनी सलीम को ही अपॉइंट करना चाह रही थी एज एन इंटरनल ऑडिटर हु इज अ कंपनी सेक्रेटरी। तो क्या ऐसा हो सकता है? यस यस, ऑब्वियसली इंटरनल ऑडिटर कैन बी सीए, सीएस, सीएमए जो कि एम्प्लॉयमेंट में है, तो आप उस पर्सन को अपॉइंट करना चाहते हो तो कर सकते हो एज एन इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, 3 मार्क का क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अब्बास एक मेंबर है पीटीआर लिमिटेड का, अनलिस्टेड कंपनी है जिसने अभी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अडॉप्ट किए हैं यहाँ पर, और वो डिविडेंड को एडजस्ट करना चाहती है। अब्बास को 10,000 रुपीज कंपनी को देने थे, अभी तक उसने पैसे नहीं दिए तो उसे देने थे। इसका ब्रेकडाउन बोल रखा है, शेयर का पैसा नहीं दिया, कॉल्स इन अर्लियर, अनपेड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट वो नहीं दिया, और बाकी कुछ डेट था 2000। पीक्यूआर लिमिटेड इस कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 10,000 रुपए का ऑन द शेयर्स ओन्ड बाय अब्बास। लेकिन कंपनी चाहती है कि जो भी आपके डेट्स ड्यू थे ना उससे पहले क्लियर करें फिर डिविडेंड दे। इज इट पॉसिबल? यस पॉसिबल है। कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कौन कौन से डेट एडजस्ट हो सकते हैं, आपको यहाँ पर ये बताना था। सो कॉल्स इन अर्लियर्स एडजस्ट हो सकता है, अदर डेट एडजस्ट हो सकता है, बट सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला अमाउंट एडजस्ट नहीं हो सकता है। सॉरी, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। देखो अगेन ये चार्ज से रिलेटेड हमारा पॉइंट है। एक कंपनी है जिसने चार्ज क्रिएट किया इन फेवर ऑफ बैंक ए फॉर अ लोन, पर्टिकुलर सब चार्ज ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गया आरओसी के साथ, दैट इज सेक्शन 77 हमने कंप्लाई कर दिया। लेटर इस बैंक ने अपना ट्रांसफर कर दिया चार्ज को बैंक बी को, ठीक है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई भी ऑल्टरेशन नहीं हुआ। क्या कुछ और कंप्लाइंस करना है आरओसी के साथ? बिल्कुल करना है। जब भी चार्ज में जो भी मॉडिफिकेशन होगा यू हैव टू इन्फॉर्म टू आरओसी, और कौन से फॉर्म में? CHG3 में इन्फॉर्म करना है द मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, उसके बारे में यहाँ पर मेन पॉइंट बात करी थी। ठीक है, अच्छा अगेन अभी हम देखने वाले हैं एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन, दैट इज आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 बहुत बड़ा रहता है, इतना बड़ा केस लॉ है यहाँ पर। जिधर नॉर्मल बात करी गई है, नेम चेंज वाला प्रोसीजर कैसा होगा, क्या कंपनी ईसॉप इन लोगों को दे सकती है क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करी थी, ब्रांच ऑफिस से रिलेटेड, ठीक है। शांति से पढ़ना होता है इन सारे बड़े बड़े क्वेश्चन को। और डोरमेंट स्टेटस जो है, आरओसी कब एक कंपनी का डोरमेंट स्टेटस रख सकती है, ठीक है। चलो सबसे पहला पूरा केस लॉ पढ़ के आपको बताना था क्या इफेक्ट होगा अगर कंपनी का नाम चेंज हो गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पर सही बोला क्या, सप्लायर की एप्लीकेशन आप डिस्कस कर सकते हो क्या, ईसॉप से रिलेटेड आपको क्या चीज एक्सप्लेन करनी, क्या इन लोगों को ईसॉप मिलेगा, एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर्स को और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को। सो हमें बताना है कि ईसॉप के लिए एम्प्लॉयज को मिलेगा, परमानेंट होना चाहिए, चाहे इंडिया में चाहे आउटसाइड इंडिया में, डायरेक्टर को मिलेगा होल टाइम या पार्ट टाइम, पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ईसॉप नहीं मिलता है। लॉक इन पीरियड 5 years का ईसॉप में मिलता है क्या? सो इट इज मे बी, इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपको लॉक इन पीरियड यहाँ पर मिले, सो इट्स नॉट कंपल्सरी। 3 मार्क का क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है। फिर आपको डिटेल्स देनी थी रिलेटेड टू हमारा ब्रांच ऑफिस, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ पर मेंटेन कर सकते हो, तो आप उस पर्टिकुलर ब्रांच पर भी मेंटेन कर सकते हो। सेक्शन नंबर 128 के बारे में यहाँ पर बताना था। डोरमेंट कंपनी से रिलेटेड बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, आरओसी कब एक कंपनी को डोरमेंट यहाँ पर डिक्लेयर कर सकता है? जब आपने काम नहीं किया है या आपने कोई भी कंडीशन को यहाँ पर नॉन कंप्लाइंस किया है, राइट। एंड फिर हमसे पूछा गया था जो गवर्नमेंट कंपनी वो डिपॉजिट इनवाइट करना चाहती है पब्लिक से, क्या कर सकती है, कितनी लिमिट तक कर सकती है। सो डायरेक्टली दिस इज अ क्वेश्चन ऑन द लिमिट ऑफ डिपॉजिट्स, आपको वो पता होना चाहिए। दैट वाज इट। सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 काफी ज्यादा बड़े थे, ह्यूज थे, उससे रिलेटेड यहाँ पर केस लॉ था। बट इफ आई कंसिडर अदर क्वेश्चंस वो इजी थे। देयर इज अ ह्यूज प्रपोर्शन जो आपको डायरेक्टली पूछा गया, अगर आपको आता है प्रोविजन तो आप बहुत आराम से लिख सकते हो। आई होप आपको इससे थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड प्रोविजन क्या है। हम एकदम एग्जैक्ट आंसर्स और एग्जैक्ट फिगर्स तो यहाँ पर नहीं देखे हैं, बट हमने प्रोविजन जरूर यहाँ पर डिस्कस किए हैं, सो दैट जब हम एग्जैक्ट आंसर देखते तो बच्चा पैनिक हो जाता है, एंड आई डोंट वांट दैट इन दिस केस। आई होप आपका पेपर जो है वो पूरा कंप्लीट हुआ होगा। इफ एनी चांस नहीं हो पाया, थोड़ा सा रह गया, अभी डोंट वरी, जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट पेपर, और उसमें भी तूफान और धूम मचा देनी है आपको। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। खूब खूब अच्छे से पढ़ो, जस्ट मेक योरसेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय।